सियासत में बीच का मरहला नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता है। आज मेरे मेहमान जो है वो भी कुछ इसी तरीके से हैं कि जो दिल में है वो उनकी जुबान पर होता है। नाम है अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के विपक्ष के एक बहुत बड़े नेता। थैंक यू सो मच सर फॉर द टाइम। बहुत धन्यवाद आपका शुभांकर। मुझे खुशी है कि आपका पहला पॉडकास्ट मैं कर रहा हूं। मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ आज। अब मेरे मन में एक पहला सवाल आता है सर, पॉलिटिक्स को देखते हुए, कि 49 साल के अखिलेश जी अभी भी युवा नेता है या उन्हें हम वरिष्ठ नेता कहें? मैंने पिछली बार जब लोकसभा से चुनाव से पहले विधानसभा का चुनाव था, उससे पहले मैंने स्टेटमेंट दिया था कि मेरा एज ए युवा आखिरी चुनाव है और वो शायद अखबारों ने छापा भी था। तो अब युवा तो नहीं कहूँगा मैं, अब उम्र उतनी है कि जितनी अब मैं जी नहीं पाऊँगा जितना मैं जी चुका हूँ। ब्यूटीफुली सेड दिस। तो अब उम्र कम बची है और काम बहुत करना है। बट ये राजनीति में इतनी देर तक लोग युवा कैसे रह लेते हैं? क्योंकि बाकी फील्ड में तो जल्दी बुजुर्गदार हो जाते हैं, उम्र दराज हो जाते हैं। एक पॉलिटिक्स फील्ड है जहाँ पे खूब देर तक युवा रहते हैं। तो वो इसलिए भी हो सकता है कि जो युवा ही उनको युवा बोलते हैं, वो इसलिए भी कि उनके विचार नए आते हैं। जब नए विचार आते हैं तो वो समझते हैं कि नेता भी हमारा नया है। अगर नए विचार लेकर के कोई आ रहा है नेता, फिर युवा ही नेता है, वो विचारों से युवा हुआ वो। अब मुझे आपका नाम जो है वो बचपन में टीपू हुआ करता था। अब मैं जब आपके पॉडकास्ट करने आ रहा था तो मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था कि कोई बचा है अभी भी जो आपको टीपू बुलाता है, या सबके लिए अब आप अखिलेश भैया रह गए? टीपू वाले हैं एक दो लोग अभी? मेरे गांव में भी हैं ऐसे लोग अभी भी? और कन्नौज में जहाँ से मैं चुनाव लड़ा था और आज इस बार भी मैं जीता हूँ, जहाँ कुछ परिवार ऐसे हैं जो आज भी टीपू के नाम से ही बुलाते हैं। और मुझे याद है कि नेताजी सदन में भी उसी नाम से बुलाते थे, घर के नाम से कई बार। लेकिन अब बुलाने वाले कम बचे हैं और शायद मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया हूँ तो शायद उस संकोच में वो मेरे नाम न लेते हों। लेकिन पुराने लोग अभी भी हैं जिन्होंने मुझे टीपू की तरह देखा है। तो कोई बुलाता है तो असहज होते हैं आप, या आपको लगता है अरे, या लगता है कि यार अब गिने चुने बचे, हम भी बदल गए या बड़े हो गए काफी? नहीं, अब तो खराब तो नहीं लगता है, लेकिन होना चाहिए कोई ऐसा जो टीपू बुला सके हक से। हाँ बिल्कुल। और क्योंकि वो वही होगा जो पुराना हमारा समय का या नेताजी के वक्त का या पुरानी चीज़ों को जानता होगा। और मैं समझता हूँ प्यार से जो बोलता होगा वो टीपू ही बोलता होगा। प्रधान दर्शन सिंह जी ने नाम दिया था। हाँ, गांव के हमारे प्रधान जी थे। हाँ, दर्शन सिंह उनका नाम। जी जी। आप पूछ रहे थे कितना हमने आपको रिसर्च किया। हाँ, मैंने पूछा कि कैसे कितनी रिसर्च की होगी। प्रधान जी का नाम था। अखिलेश नाम आपने खुद रखा था? हाँ, वो भी एक कहानी है क्योंकि जब मैं एडमिशन के लिए गया राम गोपाल जी के साथ। हाँ, और हमारे एक वकील साहब थे जो जिनके साथ में गया था, नेताजी के बहुत करीब थे। जब प्रिंसिपल ने नाम पूछा कि तुम्हारा कौन सा नाम है, तो जो मेरा घर का नाम था वही मैंने बताया। उसके बाद चाचा और उन्होंने तय किया और प्रिंसिपल ने पूछा कि नाम ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा अच्छा। जिस नाम पे मैंने हाँ कहा वही नाम मेरा रख दिया गया। 4 ऑप्शन दिए गए थे, ऐसी कुछ कहानी हमने सुनी। हाँ, इसी तरह का था कि उन्होंने कुछ नाम बताए थे, ये नाम रख दें, ये नाम रख दें। उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है, अखिलेश नाम अच्छा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है और को भी अच्छा लग रहा है, तो वही नाम रखें। आप मुलायम सिंह जी के लड़के हैं। पीछे तस्वीर हम देख रहे हैं स्वर्गीय मुलायम जी। एडवांटेज तो होता है, हर आदमी कहता है, लेकिन मुलायम सिंह यादव के पुत्र होने का बोझ क्या होता है, भार क्या होता है? क्योंकि अच्छा वाला सबको दिख जाता है कि लॉन्चिंग अच्छी हो जाती है, बट आई एम श्योर एक्सपेक्टेशन और बहुत सारे उसके हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। दूसरा वाला हम चाहते, थोड़ा बताइए ना। देखिए, हालांकि नेताजी ने उस तरह हम लोगों को नहीं डेवलप होने दिया है जिससे एक लगता कि मैं कुछ और हूँ। नेताजी ने हमेशा आम लोगों की तरह ही हम लोगों को ग्रो होने दिया। उसका एडवांटेज ये हुआ कि कभी नाम का लाभ तो मिला, लेकिन भार नहीं लगा कि इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ या मैं ये कर सकता हूँ। स्वाभाविक है क्योंकि आप जिनके बेटे होते हैं उनका नाम बहुत बड़ा होता है और उन्होंने बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा होता है, तो आपको उस लेवल पे ले जाने के लिए उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी जगह बनाने के लिए कम से कम उनका रास्ता अपनाते हुए और कुछ नया करके दिखाना पड़ेगा, तो लोग आपको मानेंगे। कंपैरिजन होता है आपको किया लोगों ने? बहुत कंपैरिजन होता है और कई बार हुआ भी होगा, कई बार मेरे सामने नहीं किया होगा लोगों ने, लेकिन पीछे तो कंपैरिजन किया ही होगा। मैंने सुना 10 साल की उम्र में शायद आपको शायद हॉस्टल में भेज दिया गया था। हाँ, नेताजी ने मुझे मिलिट्री स्कूल धौलपुर भेज दिया। मैं भी, क्योंकि बहुत बचपन में हॉस्टल चला गया था और मुझे लगता कई बार अपने माँ बाप से शिकायत करता हूँ मैं
कि उसके बहुत साइड इफेक्ट होते हैं कम उम्र में बच्चा जब बाहर जाता है? मुझे कभी कोई शिकायत नहीं रही। तो हॉस्टल में चला गया तो हॉस्टल में भेज दिया तो हॉस्टल में ही रहा फिर। वहाँ उसके बाद कॉलेज वहाँ से गए, धौलपुर मिलिट्री स्कूल, हाँ, मैं मिडिल स्कूल धौलपुर में। वहाँ से फिर आप सिडनी विश्वविद्यालय गए और पढ़ाई की एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। या मैं उसके बाद मैसूर गया, मेरी मैसूर में इंजीनियरिंग हुई। उसके बाद मैं फर्दर यूनिवर्सिटी सिडनी गया, जहाँ पर मैंने फर्दर पढ़ाई की। मैंने कहीं सुना था आपको बोलते हुए कि जितनी मेरी बैक आई थी अगर उतनी किसी और की आई होती उसकी हालत खराब होती। सच है ये? हाँ, ये सच्चाई है। फिर जब मैं इंजीनियरिंग में गया और जब मैंने क्योंकि देखा अपना रिजल्ट तो मुझे खुशी हुई इस बात की कि चलो पास हो गए। नहीं मतलब एक दिख रहा था, इसका मतलब मुझे लगा कि एक में ही फेल हुआ हूँ मैं। जब मैं रिजल्ट देख करके वापस आया तो मेरे साथियों ने बोला कि ये एक वो है जिसमें आप पास हुए, बाकी सब में फेल हो आप। ये किस फर्स्ट सेमेस्टर में? हाँ, मेरी फर्स्ट सेमेस्टर की बात है। और फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर रिजल्ट बहुत पुअर था मेरा। लेकिन जब मैं थर्ड सेमेस्टर में आया तो बहुत मेहनत की हमने और मेरे साथ के जिन बच्चों की सेमेस्टर्स छूट गए थे या परीक्षा छूट गई थी। तो ये आप लोग भी आखिरी रात पढ़ते थे? अब बहुत पढ़ जैसे हम बीटेक करते तो हम लास्ट नाइट पढ़ते थे, आखिरी रात पढ़ के अगले दिन पेपर देके पास हो जाया करते थे। नहीं, क्योंकि मेरे पास सब्जेक्ट्स बहुत थे क्लियर करने के लिए। अच्छा, पीछे वाले। हाँ, क्योंकि फर्स्ट 2 सेमेस्टर में मैं बहुत ज़्यादा फेल हो गया था या बहुत पास नहीं हो पाया था। इसलिए थर्ड सेमेस्टर में अपना साल बचाने के लिए मुझे बहुत पढ़ना पड़ा। इनफैक्ट थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में जितनी मैंने पढ़ाई की, उतनी शायद मैंने कभी पढ़ाई नहीं की होगी। तो ये घर पे पता लगता था कि आप इतना हो गया या बचे थे आप? नहीं, घर को पता तो लगता था। जैसे हमारी बैग हमने बचा ली थी, घर वालों को बताने नहीं दिया था। नहीं, घर को पता तो लग रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्योंकि प्रिंसिपल और जो वहाँ के तमाम लोग थे वो टच में थे। इसलिए पता तो लग रहा था लेकिन उन्हें डर इस बात का था मेरा साल ना चला जाए। इसलिए मैंने बहुत मेहनत की थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स क्लियर किए। मेरा साल बच गया, मैं ईयर ड्रॉप नहीं हुआ। आपकी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे फैसिनेट करती है या मुझे बताती कि आपका स्वभाव कितना ज़िद्दी, अपने चीज़ों पे रहने वाला। जैसे मेरी शादी नहीं हुई है और मेरे मॉम डैड कई बार जब हम शादी की बात करते हैं तो कास्ट, रिलीजन कई बार चर्चाएं होती हैं। एंड आई गेट फैसिनेटेड कि अखिलेश यादव जी ने उस टाइम पे इंटरकास्ट शादी की। और वो बहुत सारी आर्टिकल्स में पढ़ता हूँ, बहुत सारी कहानियां पढ़ता हूँ। मुझे लगता है कितना अलग था ये, मतलब ये इतने बड़ी लेगेसी के बाद आपको डर वर नहीं लगता था? नहीं, मुश्किल काम तो था। लेकिन मैं नेताजी और अमर सिंह अंकल का धन्यवाद दूंगा क्योंकि अमर सिंह अंकल ने नेताजी को समझाया, नेताजी ने माना और उसकी वजह से शादी हो गई। तो किसका ज्यादा डर था, मुलायम जी का या कर्नल आर.एस. रावत साहब का? वो भी फौज में थे। स्वाभाविक है कि नेताजी, क्योंकि नेताजी पॉलिटिक्स में थे और कभी कभी मैं सुनता था नेताजी के कुछ साथियों की तरफ से कि नेताजी इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि कास्ट को लेकर के थोड़ा बहुत सोच रहे हैं। लेकिन नेताजी ने जब स्वीकार किया तो पूरे बड़े मन से स्वीकार किया। ये बड़े मसले सर थे उस टाइम, उत्तराखंड का विवाद चल रहा था, कास्ट का था ही था। मैंने सुना कि शायद लालू जी की यहाँ भी आपकी शादी प्लान हो रही थी, बहुत सारी कहानियां चल रही थी उस टाइम। नहीं, वो तो कुछ भी रूमर्स कैसे भी चलते हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल लीडर के लिए ये डिसीजन बड़ा मुश्किल रहा होगा कि जहाँ पर इंटरकास्ट शादी हो और फिर उस शादी को उसी तरीके से एक्सेप्टेंस मिल जाए समाज में या गांव में। शायद नेताजी ने इस बात को बड़े दिल से लिया और बड़े मन से उन्होंने कार्यक्रम किया। अमर सिंह अंकल ने भी समझाया। मुझे याद है कि जनेश्वर मिश्र जी थे, उन्होंने भी समझाया, बताया नेताजी को, क्योंकि नेताजी ने अपने सभी साथियों से एक एक करके पूछा था। शायद वो जो पुराने जितने भी समाजवादी साथी जो आज हैं वो जानते होंगे नेताजी ने सबसे पर्सनली पूछा। नेताजी को किसने बताया था आपकी लव स्टोरी? नेताजी को स्वाभाविक है मुझे ही बताना पड़ा था। लव स्टोरी तो इतनी हिम्मत थी आप पे कि लव स्टोरी तो नहीं, इसलिए मैंने कहा लव स्टोरी तो नहीं बतानी पड़ी, लेकिन कि शादी और इन सब बातों की जो चर्चा हुई उसके बाद मैंने दादी माँ के थ्रू बताया नेताजी। दादी से क्लोज थे आप? हाँ, मैं दादी की क्लोज। मैंने सुना शायद उन्होंने नहीं समझा, आपने दादी जी को बताया, अमर अंकल ने और बाकी लोगों ने मिलके फिर। अच्छा, दादी ने ही समझाया, दादी ने ही बताया कि जब नहीं मान रहा है तो उसकी शादी कर। आपसे उन्होंने ऑप्शन दिया था आपको? ये जो आप कह रहे हो नहीं मान रहा था, ये इंपॉर्टेंट बात है, यानी आप क्लियर थे कि यही करनी है? नहीं, वो देखिए उस समय जो भी फैसला लिया उस फैसले के साथ रहा मैं। 1999 में मैंने सुना कि आप शायद देहरादून गए थे शादी के जस्ट बाद, जब मुलायम जी का फोन आया और कहा कि सुनो अखिलेश तुम चुनाव लड़ रहे हो, और ये कह के फोन काट दिया गया, आपको ऑप्शन नहीं दिया गया था।
मैं दिल्ली में था उस समय, दिल्ली में। और मैं बाज़ार में गया हुआ था। उस समय मुझे जानकारी मिली कि इस तरह की चर्चा हो रही है। बाद में बताया कि चुनाव लड़ना है। मैंने कहा चुनाव अभी मैं कैसे लड़ सकता हूँ? उस समय मुझे लगता है जो सीनियर लीडरशिप थी पार्टी की, उसने सबने तय किया था, कि नेताजी के घर से कोई लड़े। और जनरल मिश्र जी ने कहा कि नहीं, बेटे को लड़ाइए आप चुनाव। आप क्योंकि आर्मी स्कूल में पढ़े, बाहर पढ़ाई की, आपका एजुकेशन में लग रहा, एक नॉर्मल लाइफ मुझे दिखती है। जैसे हम लोगों की लाइफ नॉर्मल लाइफ है, एक लड़की से प्यार, सारी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ है। इसमें जब आपको इलेक्शन के लिए कहा गया, आप रेडी थे मेंटली उस टाइम? अ, या मैं थोड़ा संकोच किया कि चुनाव कैसे लड़ूँगा मैं और मैं कैसे फेस करूँगा। लेकिन जब नेताजी ने मुझे लड़ा दिया, तो फिर पूरे मन से मैं चुनाव लड़ा और उसके बाद ना आज पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर मैं पॉलिटिक्स में ही आ गया। मिर्ज़ापुर वाला डायलॉग याद आ गया, शुरू मजबूरी में कहते फिर मज़ा आने लगा। नहीं, मज़ा तो नहीं, लेकिन हाँ, उसमें काम करने का बहुत मौका मिलता है और जो आप सोचते हो, जो देखा है आपने, जो करने की इच्छा है, वो सब कुछ कर सकते करियर ऑप्शन था आपके पास दूसरा, पॉलिटिक्स के अलावा? था, बिल्कुल, क्यों नहीं? बहुत से ऑप्शन थे मेरे पास। तो अगर अखिलेश यादव पॉलिटिक्स में ना होते तो क्या होते आज? मैं पॉलिटिक्स में ही होता। ये क्लियर था। हाँ, लेकिन अब मैं समझता हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ